India.com पर आपका स्वागत है। अमेरिका में सरकार बदल गई है और बिहार में सरकार बच गई है। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में भी करीब 16% माइनस में है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना के दौर में भी 3% से ज्यादा की गति से आगे बढ़ रही है। यूरोप में कोरोना का दोबारा प्रभाव हुआ है और उससे ये उम्मीद है कि अभी दुनिया में जो इधर से उधर आने जाने की मनुष्यों पर पाबंदी है वो और लंबे समय तक चलेगी। वैक्सीन के आने की खबरें हैं। बहुत से वैक्सीन्स 3 या 4 कम से कम बाजार में अब चर्चा में हैं, लेकिन अभी वो कब लगेंगी और कब लोगों को इस महामारी से राहत देंगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। तो दुनिया में एक अलग तरह से एक वातावरण निर्मित हुआ है जिसमें आर्थिक पराभव है और स्वास्थ्य की समस्या है, एक वायरस की चुनौती है और अभी दुनिया इससे निपटने में परेशान है। हमारे देश में चूंकि अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है, जो कि पहले से ही पिछड़ रही थी, जो हमारे नोटबंदी हुई थी उसकी वजह से, उसने भीषण बेरोजगारी और उद्योग के क्षेत्र में काफी तकलीफें पैदा की हैं। बहुत सारा जो हमारा MSME का सेक्टर है, यानी जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, बहुत से रेहड़ी पटरी वगैरह पे जीने वाले लोग जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि बहुत गरीबी है तो बहुत सारे लोग इस तरह से जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन दुश्वार है, बहुत कठिनाइयाँ हैं। सरकार कुछ मामलों में उनकी मदद करती है, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन और दूसरे कारणों से वो मदद पूरी तरह सब तक नहीं पहुंच पाती और उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। ये सब मिलजुल के एक बड़ी तकलीफ देह तस्वीर पैदा करते हैं। जो राजनीतिक स्थिति है वो वही है कि जो जैसा ओबामा साहब ने अपनी किताब में लिख दिया है कि जो बांटने की राजनीति है वो आज की तारीख में सफल है। मतलब दुनिया इसे जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम भले ही आपस में उसको बात करने में हिचकिचाएं या एक दूसरे से झूठ बोलें। फिलहाल इस सब पर और जो कुछ हो रहा है ये दार्शनिक सवाल है, राजनीतिक सवाल है। तो हमारे दोस्त राजू शर्मा जो बहुत सारे कार्यक्रमों में आते हैं, आप जानते ही हैं, रिटायर्ड IAS हैं, प्रतिभावान हैं, बहुत सा उन्होंने लिखा पढ़ा है, लगातार लिखते रहे हैं और अफसरों के उस संगठन से भी जुड़े हैं और इस तरह के बहुत सारे संगठनों से जुड़े हैं जो बहुत सारे नैतिक और सांस्थानिक सवालों पर और राजनीतिक सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता रहता है। तो उनसे हमने बात की, एक बिना किसी एजेंडे के एक जनरल बातचीत की दुनिया और देश के हाल पर। सुनिए। तो सर, अभी दुनिया का जो हाल है इस समय, कंटेम्परेरी हाल पे बात करते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, देश में हमारे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो आपसे तो इस पे बात की ही जा सकती है, की ही जानी चाहिए। चलिए, आप ये सवाल जो है इसका रोज उत्तर देने का प्रयास टीवी के माध्यम से, प्रिंट में तो खैर थोड़े से संश्लिष्ट आर्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन बड़े स्थूल स्तर पे हो रहा है। लेकिन सतह के नीचे बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो जितना भी आप स्थूल उसका कर लो, हिसाब किताब बना लो, जो एक भाषा या विमर्श या जंग या जो एक संघर्ष चला रहा है उसको चलाते रहो। लेकिन मुझे शुरुआत में तो ये कहना है कि उलट पुलट, जो उल्टी भाषा, उल्टी सत्ता, उलट पुलट, ये शब्द जो हैं ये बहुत मौजूद और रेलेवेंट हो गए हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान के साहित्य में भी कितने 1000 साल से कुछ कम समय पहले कबीर दास ने तमाम आस्था की चीजें लिखी, नीति के बारे में लिखा, ईश्वर की भक्ति और उसमें विलय के बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने साथ में एक उलट बांसी नाम की चीज भी लिखी थी। उलट बांसी में तरह तरह की चीजें उन्होंने लिखी
उसकी एक छोटी सी 2 पंक्तियां मुझे फिलहाल याद आ रही है कि सुनो भाई कबीर की बाणी, कंबल बरसे भीजे पानी। कंबल बरस रहा है और पानी जो है वो भीग रहा। तो ये मिजाज जो है उलट बांसी का, जो बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुई दुनिया में और दुनिया जो है विशेष रूप से राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के चंगुल में फंस के एक बहुत ही विषादपूर्ण और दुखद और विकृत स्थितियों में पहुंच गया था। उसी समय पूरा जो एक समुदाय था आर्टिस्ट का, जो लोग बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने पुरानी सारी बेड़ियां तोड़कर तरह तरह की नई चीजें इजाद की, जिसमें सरियलिज्म नाम की एक चीज थी, उसका एक मैनिफेस्टो तक जारी हुआ। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, अनर्गल थिएटर हुआ। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म वगैरह आया। तो वो एक मैंने दोनों चीजों का जिक्र किया, कबीर का भी जिक्र किया और उसके बाद ये यूरोप की विशेष रूप से जो आर्टिस्टिक मूवमेंट्स थी उसका जिक्र किया। लेकिन मजे की बात यह है कि सत्ता जो होती है ना, वो हमेशा निगलने की उस्ताद होती है। मतलब समेटना, निगलना, हर चीज को अप्रोप्रिएट कर लेना। तो एक समय फिर उसके बाद आया जब सत्ता ने एब्सर्ड थिएटर और सरियलिज्म को भी अप्रोप्रिएट कर लिया। और वो टाइप के आर्टिस्ट जो है, जैसे नीचे हुए, उन्होंने जो लिखा उसको हिटलर की नाज़ी व्यवस्था ने अपना लिया। वागनर ने इतना सुंदर म्यूजिक क्रिएट किया, वो उनका मिलिट्री गान एक तरह से बन गया। तो दुनिया में ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं। एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया पिछले 10-15 वर्षों में, इसके संकेत दिखने लगे थे। और बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, हिंदुस्तान के पंकज मिश्रा हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी किताबें इसके बारे में लिखी हैं कि एनलाइटनमेंट और क्या कहते हैं, उदारवाद और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, इनकी जो कमियां थी वो धीरे धीरे, और एक एलीट संवर्ग जो कॉर्नर कर रहा था सारे एडवांटेजेस, वो बरसों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। दुनिया ने बड़ी प्रगति की, रिलेटिव शांति रही और स्थितियां जो हैं वो आज के मुकाबले कहीं बेहतर थी। लेकिन उसने एक मौका दिया जिसके लिए अभी तक कोई बहुत बढ़िया शब्द नहीं बने हैं, लेकिन पॉपुलिस्ट लीडर जिसे कहते हैं, मेजॉरिटेरियन लीडर जिसे कहते हैं, कि एक व्यक्ति जो पूरी आबादी का संकल्प का मूर्तिकरण हो जाता है और वो व्यवस्था, कानून और सत्ता के खिलाफ डेमोक्रेसी से चुनने के बाद उसको नष्ट करता है और उसका इस्तेमाल करता है सीधे जनता से, या आप कहो कि मॉब से संवाद कायम करने में। और उसकी फाशिज्म का जिसने भी अध्ययन किया है या उस सरीखी सत्ताओं का अध्ययन किया है, वो जानते हैं, और बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि उसके 10-15 बहुत विशिष्ट तरीके होते हैं, जिसमें घृणा फैलाना, एक दुश्मन को हमेशा इजाद कर लेना, मिलिट्री का गुणगान 24 घंटे करते रहना, और राष्ट्रवाद की वकालत करना। न केवल वकालत करना, बस उसको एक बिल्कुल घिनौने स्तर तक ले जाना। और कुछ और जरा सा वो जैसा ओबामा कह रहे हैं उसको एक शीर्षक दे रहे हैं, डिविसिव नेशनलिज्म। जी 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 नहीं, क्या मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? ओबामा ने जब अभी किताब लिखी है उसमें बीजेपी की इस पॉलिटिक्स को उन्होंने डिविसिव नेशनलिज्म कहा है। किस तरह की नेशनलिज्म कहा है? डिविसिव मतलब डिवाइड करने वाली। डिविजिव, यस। हाँ, नहीं, वो नेशनलिज्म तो पारिभाषिक तौर पे देखिए, पेट्रियोटिज्म और देश प्रेम और राष्ट्रवाद में मूल फर्क है। देश प्रेम जो है वो संवेदना, वो बहुत निजी होती है, और उसके वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग श्रेणियों में वो अलग अलग कारणों से आती है।
जैसे आप पत्तों से प्रेम करते हो या प्रकृति से प्रेम करते हो, उस तरह का प्रेम होता है जब आप मैच देख रहे होते हो, या हिंदुस्तान का कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी खिताब जीतता है, या आप विदेश में किसी एकदम से देख लेते हो, किसी शहर में, अजनबी से शहर में एक हिंदुस्तानी दिख जाता है, तो जो एक प्रफुल्लता आपके अंदर पैदा होती है, आइडेंटिटी की प्रफुल्लता पैदा होती है, वो आइडेंटिटी जो है वो दरकिनार लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी को नहीं करती, संविधान को नहीं करती, लेकिन उसके साथ वो एक सौहार्द, एक पॉजिटिव फीलिंग्स की एक मन में एक भाव उभरता है, भाईचारे का, बंधुत्व का, प्रेम प्यार का, व्यक्ति के साथ, किसी अमूर्त समूह के साथ नहीं। तो वो पेट्रियोटिज्म जिसको हम कहते हैं या देश प्रेम कहते हैं, राष्ट्रवाद तो एक आइडियोलॉजी है, और राष्ट्रवाद तो पारिभाषिक तौर पे डिविजिव है ही है। उसकी बुनियाद, उसकी आइडियोलॉजी की बुनियाद ये है कि ये हमारे, वो हमारे नहीं, ताकि दुश्मन हमेशा बना रहे, चाहे वो कोई विदेश हो, चाहे वो कोई कौम हो, चाहे वो किसी भी आधार पे, रेस का आधार हो, नस्ल का आधार हो, जाति का आधार हो, हाँ, तो ये वो सारे आधार। और हम दो बहुत बड़े देशों में, अमेरिका में और भारत में, जो बहुत ही बड़े हैं, उसमें हम ये पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी किस तरह से तांडव मचा रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन जीतने के बाद, और उसके बाद किस तरह से अंदर से मानो वो सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं। उलट बांसी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अगर आप देखें तो इस समय जो उत्पीड़न कर रहा है, सत्ता ही तो उत्पीड़न करती है, वो अपने आप को सबसे ज्यादा उत्पीड़ित कहता है और लोग मानते हैं। जो उत्पीड़ित है वो देश के लिए खतरा है, वो सेडिशियस है, वो मतलब जैसे कोई सड़क पे भिखमंगा अगर जा रहा है तो वो देश के लिए खतरा है, खतरा बन गया एक मायने में। भाई 83 साल के स्टैन जो झारखंड में जीवन भर काम करते रहे हैं, जो एक हाथ से स्ट्रॉ नहीं पकड़ सकते, वो देश के लिए खतरा है। तो जो उत्पीड़ित है वो तो देश के लिए खतरा है, जो उत्पीड़क है वो न केवल उत्पीड़ित है बल्कि वो फकीर भी है। जिसके पास सत्ता है वो फकीर है, और जो असल फकीर है उसके पास सत्ता है। ये उलटबाजी आज की तारीख की बन गई है। तो ये जो है, ये आपका जैसे मार्क्सिज्म में कहा जाता है, जो क्या वर्ड है वो, बहुत दिन से पढ़ी नहीं, जो एक तो सुपर स्ट्रक्चर होता है और बेस स्ट्रक्चर, सुपर बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बातें मैं कर रहा हूँ। सुपर स्ट्रक्चर तो आप अपने कार्यक्रम में कि भाई बिहार हार गए तो कौन सा वो जातियों का समीकरण कैसा बना, ये सब है। लेकिन एक उसमें एक चीज और जोड़ दूं, उससे पहले आप सवाल की दिशा या डिस्कशन की दिशा बदलें, कि मनुवाद या कास्टवाद, जातिवाद, या जो मनुवादी व्यवस्था है, या जिसे हम ब्राह्मणवाद भी कह सकते हैं, वो अपने पूरे मुखर रूप में सामने आ गई है, जैसा वो पिछले 5000 साल में कई बार छाई रही है। जिस तरह से बौद्ध धर्म खत्म हुआ, हमारे सारे ब्राह्मण जो है वो कुछ ही वर्षों में सब वेजिटेरियन हो गए, सब सादे हो गए, सादगी उन्होंने अपना ली। और उस समय के जो अच्छे इतिहासकार हैं, उन्होंने किताबें लिख के उस समय जो हिंसा हुई, धर्म की जो हिंसा हुई, वो बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी है। तो इस समय तो ब्राह्मणवाद का चरम, मनुवाद का चरम स्टेट और इनके योग में शामिल हो गया है। और जैसा एक बहुत ही मुखर जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा भी था कि जो मूल इस समय प्रॉब्लम है, जिसको बड़े जो पॉपुलर हमारे राइटर्स हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, शेखर गुप्ता हैं, बाकी हैं, जिसको टच नहीं कर रहे हैं, न जाने क्यों, क्योंकि हो सकता है उनके पास जवाब नहीं है, वो कास्ट स्ट्रक्चर, जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के माध्यम से ही जो विसंगतियां हैं, या जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, या ब्राह्मणवाद को
की प्रखरता को स्थापित करने का वो पूरा चल रहा है जी। और उसके लिए जब नीचे की जाति आंदोलित होती है या एकत्रित होती है, संगठित होती है, तो उसको तितर बितर करने के लिए या उसको कंफ्यूज करने के लिए या उसकी शक्ति को विघटित करने के लिए, किसी और दिशा में मोड़ने के लिए आपको चाहिए कुछ पैंतरे और कुछ दूसरे दुश्मन। उसके लिए मुसलमान हाजिर है, उसके लिए पाकिस्तान हाजिर है, उसके लिए अब चीन भी हाजिर हो गया है, उसके लिए तमाम दूसरी चीजें हाजिर हैं। तो ये जब तक प्रहार, देखिए जो समस्याएं जो पैदा हो गई हैं वो बहुस्तरीय हैं और वो एक साथ समेकित होकर आ गई हैं। उसको एक फांसीवाद सीधा तो नहीं कहें, क्योंकि हर 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 फांसीवाद के अपने अपने रूप अलग अलग देशों में बनते हैं। हमारे देश में उसका एक रूप बन रहा है जिसके बहुत आयाम है। तो वो उन सब चीजों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पा रहा है और इसके खिलाफ जो भाषा की रचना होनी है वो थोड़ी बहुत शुरू हुई थी जब आपके आंदोलन शुरू हुए थे, सीएए के आंदोलन, एनआरसी के आंदोलन, वो समाप्त हो गए। और आप देखें कि सत्ता जो भी कार्रवाई कर रही है वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दोबारा कभी न हो, वापस ना आए। तो इस समय अनुत्तरित चीजें बहुत हैं, उलट बांसियां बहुत हैं। तो एक विषाद की स्थिति उत्पन्न है, इसके जवाब किसी के पास नहीं है कि किस दिशा में जाएगी। कुल मिलाकर इस पर दुख तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक गहरा अंधकार तो दिखता ही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए इस दौर की एक और त्रासदी और रियलिटी है कि ये आर्थिक सुव्यवस्था करने में बुरी तरह असफल है। सुव्यवस्था तो बड़ा शब्द हो जाएगा, मतलब आर्थिक संचालन नॉर्मल करने में भी असफल है और चीजें बहुत बिगड़ रही हैं। ये पेंडेमिक आ गया तो इनको एक बहाना जरूर है, लेकिन पेंडेमिक के पहले की कम से कम 11-12 क्वार्टर्स में इकोनॉमी नीचे को ही गई थी। सच तो ये है कि जब से वो आपने रुपए का 1000 और 500 के नोट जब आपने डाले थे, बदले थे, उसके बाद से ही आप नीचे जाना शुरू हुए। फिर आपने जीएसटी को जिस तरह से लागू किया उसने और सत्यानाश किया। कुल मिला के जो इनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत खराब स्थिति में है और पेंडेमिक ने उसको बहुत ही मल्टीपल तरह से कहे कि आकार ले लिया। ये चीजें जब इतनी बिगड़ेंगी और इतनी बड़ी आबादी है जिसमें लोगों को खाने, पढ़ने, इलाज कराने, रोजगार पाने, सब चीजों में सब आंकड़े टूटते जा रहे हैं, टूटते जाएंगे, तब भी ये इस तरह से सफल हमें जैसे अभी नजर आ रहे हैं विभिन्न चुनावों के जरिए या विभिन्न इंस्टीट्यूशनों के फैसलों के जरिए, वो सफलताएं तब भी इनके हाथ रहेंगी या इसके विरुद्ध सचमुच में जैसा आपने कहा कि एक आंदोलन शुरू हुआ था, उन्होंने उसको रोकने में सफलता पाई है, क्या फिर भी लोगों में कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक किसी बड़े आंदोलन में या किसी अन्य तरह की राजनीतिक गतिविधि को हम देख सकें? शीतल जी, इसका कोई सिंपल सरल जवाब तो नहीं है, लेकिन आप लोकप्रियता या जन भावना या जनता में क्या सोच है उसको समेकित रूप में हम कैसे समझें या परिभाषित करें। सर्वे होते हैं और तमाम चीजें होती हैं और सीधी बात यह है कि जैसे कहा जाता है, माना जाता है, काफी हद तक सही भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सबसे पॉपुलर लीडर बने हुए हैं और जो भी समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हो, जो त्रासदियां इकोनॉमिक हैं, उनसे ऐसा लगता है कि उनके लोकप्रियता में कोई छेद नहीं हो रहे हैं, वो प्रभावित नहीं हो रही है। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं जो ये दर्शा सकें कि ये जो लोकप्रियता है ये कितनी निर्मित है, मैन्युफैक्चर्ड है और कितनी असल है। क्योंकि इंसान जब अपना रवैया बनाता है, अपना परसेप्शन बनाता है, तो जीवन बहुत बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत बदल दिया है। क्योंकि इतने सारे दिशाओं से, माध्यमों से इंसान के पास सूचनाएं आती हैं,
वो हम ये मानते हैं वो किसी न किसी तरह से उनको रीड करने की कोशिश करता है। लोकल चीज अलग है, प्रांतीय चीज अलग है, घर बार की चीज अलग है, राष्ट्रीय चीज अलग है। तो जो इसमें धन का, संगठन का, सोशल मीडिया का और टीवी का योगदान इस लोकप्रियता को कायम रखने में कितना है, ये एक सवाल है जिसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि भाजपा को अपने चरम में भी जितने लोग वोट करते हैं उनमें से मात्र 37% की वोट मिलती है। अगर 60% लोग वोट करते हैं तो 20% लोग ही सिर्फ अडल्ट ऐसे हैं जो कॉन्शियसली बाहर जाकर श्रीमान मोदी जी को या उनकी पार्टी को या उनके पार्टी के जो प्रदेश इकाइयां हैं उनको वोट करती हैं। तो 20% कोई मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो या तो वोट नहीं करते हैं या तटस्थ रहते हैं या खिलाफ वोट करते हैं। तो लोकप्रियता को हमको इतना आसानी से ऐसे रूप में नहीं लेना चाहिए कि हम ये मान लें कि कोई लहर बह रही है, वो लहर खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर खिलाफत मन में है, आपको चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो इंसान सबसे पहले तो ये तलाशता है कि इसका कौन जिम्मेदार है, और फिर जिम्मेदारी एक बार वो एस्टैब्लिश करता है तो फिर ये डिसाइड करता है कि भाई जिम्मेदारी एस्टैब्लिश हो गई तो मैं क्या करूं प्रतिरोध में। तो मैं आंदोलन करूं या मैं कुछ ना करूं या मैं केवल अपना रोना गाना करता रहूं या किसी तरह से मैनेज करूं, या मैं जब वोट आता है तो वोट करूं। इसके ये लंबा रास्ता है, इस रास्ते में भटकाव बहुत आसानी से हो जाता है और एक समय की एक हवा होती है, या समय का एक जो मैंने जिक्र किया आपको कि उत्पीड़क उत्पीड़ित है और पीड़ित जो है वो उत्पीड़क बन गया है। इस उलट भाव के देश में, उलट भाव जो देश में चल रहा है, उस समय सीधा ये इमेजिन करना कि रोष या आप ब्लेम या आप जानते हैं कि ये जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, वो सीधे उसके खिलाफ वोट में तब्दील हो जाए, ये एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक बहुत जटिल रेखा है। आप मिसाल लीजिए इसकी यूएस में जो वोट आया उसमें रिपब्लिकन्स के खिलाफ ऐसा लगता है वोट उतना नहीं था, क्योंकि वो देखिए कांग्रेस में भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, रिपब्लिकन सेनेट में भी जो अपेक्षा थी कि डेमोक्रेट्स आगे अपना कहीं ज्यादा पा लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे, नहीं हुआ। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, वहां पे एक आइडियोलॉजी है, सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है, वो बहुत डरते हैं कम्युनिस्ट वर्ड से या क्रांति से या लेफ्टिज्म से। वहां पर एक चूंकि वो विकसित देश है, उसकी परंपराएं ऐसी हैं, इंडिविजुअल को हमेशा तरजीह दी गई है, तो वो सही है इस मायने में कि उनको इन चीजों से, ये जो स्टेट इंटरवेंशन की बहुतायत से और इन चीजों से थोड़ी सी बहुत दिक्कत महसूस होती है, बहुत डरते हैं। लेकिन तब भी स्विंग स्टेट्स में जो हुआ, या जो वोट गया, तो जो मैं समझ रहा हूं कि वहां के वोटर ने इंडिकेट किया, वो ये किया कि हमको ट्रंप नहीं चाहिए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ हम ठीक है, ठीक है ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, दो कारणों से हुआ। जो डेमोक्रेसी या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है या उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं वो बरकरार रहे हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप वहाँ के राष्ट्रपति नहीं कर पाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हो, राइटर्स हो, आर्टिस्ट हो। करेक्ट। और दूसरा, वहाँ फेडरलिज्म सही मायने में एस्टेब्लिश्ड है, चीजें इतनी डिसेंट्रलाइज्ड हैं, पावर्स इतने डिसेंट्रलाइज्ड हैं कि आप ये अपेक्षा करो कि कोर्ट से हम ये आदेश करा लेंगे या वो आदेश करा लेंगे, जिसका भरसक प्रयास हो रहा है लेकिन सक्सीड नहीं कर रहा है। तो ये आपने वहां देखा। अब आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पे भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो संविधान के प्रति चौकन्ने रह के अगर अपनी कार्यवाही पिछले 6 साल में करते, जो कुछ हद तक हमने इमरजेंसी के दौरान देखी, हमने मीडिया में देखी, कोई ऐसा मतलब काला खाली पेज भी इंडियन एक्सप्रेस ने चलाया था, लोग
पॉलिटिकल प्रोसेस तो एक अलग चला ही था, लेकिन इस समय जो सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए हैं, तो सवाल ये है कि जो अच्छा भाजपा जो है या आरएसएस जो है वो आज की नहीं है, वो 100 साल से इस देश में चल रही है। यही भाजपा थी जो अडवाणी जी 10 साल तक पूरी भरसक कोशिश करते रहे, वही बयान देते रहे जो आज दिए जाते हैं, राष्ट्रवाद के बयान, कम्युनलाइज करना, हिंदू वोट कंसोलिडेट करना। लेकिन क्या हालत थी उनकी उत्तर प्रदेश में 20 साल तक, क्या हालत रही भाजपा की, वो हाशिए से भी बहुत नीचे गिर गई थी। तो वो भी भाजपा थी, अडवाणी जी की भी भाजपा थी, वाजपेयी जी की भी भाजपा है, अब एक ये नई भाजपा है जिसमें आपके सुशील मोदी जो है वो हटा दिए जाते हैं बिहार से, और 2 नए लोग जिनको आप समझते हैं, जानते हैं किस तरह के लोग हैं, उनको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हो। तो मैं ये मानता हूं कि ये तय कैसे मान लिया जाए कि जो लोकप्रियता है आज की भाजपा की या मोदी जी की, वो प्योर जनभावना है या ये मैन्युफैक्चर्ड है सत्ता के संरचनाओं से, विशेष रूप से टेलीविजन की संरचना से। और इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी प्रयास हो रहे हैं रेगुलेशन के, मीडिया के रेगुलेशन के, आईबी में आपके सारे ऑनलाइन डिजिटल मीडिया चला गया, और कोर्ट में भी बयान दिया गया कि जी प्रिंट मीडिया को, ये टीवी मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है। वायर जैसी पत्रिकाओं को, डिजिटल पत्रिकाओं को रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से बहुत कुप्रचार या बिल्कुल अनकंट्रोल्ड चीजें कही जाती हैं। तो ये सारी चीजें संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि कौन सी अनरेगुलेटेड मीडियम जो है वो सीधे इनके। तो मैं समझता हूँ कि टीवी का बहुत बड़ा रोल है इस लोकप्रियता को कायम करने के लिए। और जो डिस्टेंस रह गया बिहार में कि आरजेडी या महागठबंधन उतनी सीट नहीं पा पाए या उतना वोट नहीं पा पाए कि एक निर्णायक डिसीजन उनके फेवर में आता, तो हमको ये याद रखना चाहिए। और इसी से थोड़ी उम्मीद बनती है, कि उम्मीद बनती है कि नहीं बनती मैं नहीं जानता, क्योंकि ये संरचनाएं जो हैं ये पुनर्जीवित कभी होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। क्योंकि अगर रिपब्लिक टीवी, मैं पूछूंगा कि रिपब्लिक टीवी हर देश और हर प्रदेश और हर गांव में और हर शहर में स्थापित हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस वक्त को डिपिक्ट करने वाला साहित्य या कला, इसका हस्तक्षेप कहीं आपको किस तरह से नजर आता है? कुछ हो रहा है जो हमें न पता हो, आपको पता हो, और या लोगों को पता हो, या जिसे आप समझते हो कि ये बहुत है जिसको उतना दर्ज नहीं किया जा रहा है जितना वो कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? कला का हस्तक्षेप कितना है? नहीं, छोटे देखिए, जो लोग किताबें लिख रहे थे, मुरुगन हैं, लिखते हैं, या टीएम कृष्ण हैं, आर्टिस्ट हैं, वो लिखते पढ़ते रहते हैं। और एक इंडिया फोरम है, उनका एक कल्चरल फोरम है, उस पर नए लोग जिनको मैं भी नहीं जानता, या ऐसे लोग जिनको मैंने नहीं पढ़ा है, उनके छोटे छोटे स्टोरीज या पोइट्री या ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको एक आर्टिस्टिक रूप में परिणत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो बड़ा साहित्य या बड़ा आर्ट इस वक्त को रेखांकित करने का पैदा होगा, उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, क्योंकि उसके लिए आदमी को पहचाना पड़ता है, नए टूल्स, नई पेंसिल को तलाशना पड़ता है। मैं भी इस प्रयास में इंसिडेंटली थोड़ा बहुत लगा हूँ कि इस समय को, या इस समय का मतलब कोविड का समय नहीं मैं कह रहा, लेकिन पिछले 4-5 साल का समय मैं कह रहा हूँ, उसको पकड़ने की। लेकिन दुनिया में ऐसा बहुत सारा साहित्य है जो ऐसी चीजें रेखांकित करता रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और देश में भी इस समय कम से कम डिजिटल मीडिया में वो आप व्यस्तता की वजह से या दूसरे कारणों से शायद उसे न पकड़ पाते हो। हिंदी का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन अंग्रेजी का मैं देखता हूँ। मैंने 2 नाम लिए आपको, इंडियन फोरम और कल्चरल फोरम,
जिसमें सारे आर्टिस्ट जुड़ के अपनी अपनी चीजें कह रहे हैं, और जो एनालिसिस वाला पार्ट है, चीजों को समझने वाला पार्ट है, चाहे पॉलिटिकल इकोनॉमी का हो, उसमें तमाम नए लोग जिनको मैंने पहले नहीं पढ़ा था बहुत ही सुंदर और गहन चीजें लिख रहे हैं। तो आर्ट की दुनिया अभी मेरे ख्याल से सुरक्षित है, और जो अच्छी बात है मुझे दिखती है, मैं उसके स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर भारत में भी, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लो चाहे बिहार को ले लो, अभी जो साहित्य का जगत है या आर्ट का जगत है, उसमें ज्यादातर लोग तो खैर मार्क्सिस्ट ही बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वर्तमान जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ हैं। और ये इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली सरकार अपने पक्ष में बहुत कम इंटेलेक्चुअल या आर्टिस्टिक एक्टिविटी जनरेट कर पा रही है। कुछ ही नाम हैं, आप जानते हैं उनको, एक वो बम्बई के मशहूर वो गीत लिखने वाले हैं जो फिल्मों के गीत लिखते हैं, वो हैं दो चार। हाँ, एक जो इस समय शिमला के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, मकरंद परांजपे हैं, स्वपन दास गुप्ता तो बहुत पुराने हैं, लेकिन गिनती के लोग हैं अभी वहाँ जो कि बड़ी चेष्टा कर रहे हैं कि इसका हम एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल बेस पैदा करें। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ सिर्फ कचरा है, तो उसमें बेस पैदा करने के लिए तिगुनी स्तर का आर्टिस्ट चाहिए। नीचे जैसा आदमी, और नीचे ने जो लिखा था वो बहुत व्यक्तिगत था, लेकिन वहाँ ऐसी चीजें थी या वहाँ ऐसा माहौल बना था कि वो उसको अप्रोप्रिएट कर लिया गया। यहाँ अप्रोप्रिएशन की कोशिश हो रही है जबरदस्त। और आखिरी बात इसमें मैं कहूँगा, ये तो मैंने आपको मेन धारा की लोग बताए जो कि अपर कास्ट वाले लोग हैं, लेकिन जो नीचे दलित साहित्य है या निचली जाति का साहित्य है या वो जो प्रोटेस्ट का आर्ट है, वहाँ जबरदस्त एनर्जी है और यंग लोगों में जबरदस्त एनर्जी है। वो आप कुछ मायनों में लोगों में देखते हैं, कामरा में देख रहे हैं जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस आ गया, तो और तमाम जगह आप देख रहे हैं, और उसकी शक्ल हमने सीए के प्रोटेस्ट में देखी है। जब लगभग हर व्यक्ति जो है वो कविता लिख रहा था, गीत गा रहा था, वो अद्भुत माहौल था। लेकिन अब समझ में आता है कि देश की जो हमारी कानून व्यवस्था है वो ये मानती है कि वो सबसे बड़ा सेडिशियस काम था, तो उलटबासी है, क्या कीजिएगा। चलिए, बड़ा मजा आया, बड़ी थोड़ा सा बहुत दिनों से ये बात होनी थी और आज हो गई। और लेकिन ये जरूर है कि मेरे ख्याल से ये चेष्टा होनी चाहिए कि जो अच्छा आर्ट या अच्छा साहित्य, मेरे पास इतना समय या इतना एनर्जी इस समय नहीं है, निकल रहा है विभिन्न भाषाओं में, वो संकलित होकर या कम से कम जैसे आपका चैनल है उसके माध्यम से सामने आए। तो मैं अगली बार जब हम मिलते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि अपनी बात ना करके मैं कम से कम कल्चरल फोरम पे कुछ चीजों को डाउनलोड करके और उन्हीं को विषय बनाएं, और कम से कम सत्य हिंदी जो सत्य के प्रति समर्पित है, वो इसे आपके जो बहुत बड़ा आपका समुदाय है जो आपसे संवाद कर रहा है, आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो भी उससे रूबरू हो। इससे उम्मीद बनती है, इससे जो विषाद की स्थिति या एक ऐसी निराशा की स्थिति है उसमें उसको उल्टा करने में मदद मिलती है। उलटबासी अगर हो गई है, उलट पुलट अगर हो गया है, तो दो ही तरीके हैं। या तो जब जैसे पहले लोग मतलब जब उनको फंदा होता था ना कि उल्टा लटका के पेड़ पे कत्ल कर दिया जाता था, तो वो बेचारे मृत्यु से पहले जीवन को या दुनिया को सीधे रूप में जरूर देख लेते थे क्योंकि उल्टे लटके होते थे। तो या तो हम उल्टे लटक जाए, या फिर हम इस उलटबासी को अपने प्रयासों से या उलट व्यवस्था को अपने प्रयासों से दोबारा अपने सिर पे खड़ा करने की कोशिश करें, जिसमें आप लोग कोशिश तो कर ही रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात हुई, बहुत दिनों बाद, लेकिन बहुत अच्छी बात। चलिए, तो फिर इसको जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।